हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइव आ जाएंगे ताकि हम सेशन को स्टार्ट कर सके। जुड़ जाइए एक बार आप सभी क्लास के साथ, और आपका टॉपिक होगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मैं आपको अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी पढ़ा रही थी, तो पहले हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम गवर्नर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि स्टेट एग्जीक्यूटिव राज्य कार्यपालिका का पहला चैप्टर होगा। क्योंकि आप प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ चुके हैं तो राज्यपाल को आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आप जल्दी से फटाफट से लाइव आइए और मैं स्टार्ट करती हूँ अटॉर्नी जनरल। पहले उसको खत्म करेंगे। अटॉर्नी जनरल, ये आप लोग कल मेरे साथ पढ़ रहे थे। अटॉर्नी जनरल जिसको बच्चा हम कहते हैं महाधिवक्ता, महाधिवक्ता, ठीक, सॉरी महान्यायवादी, आई एम रियली सॉरी। अटॉर्नी जनरल जिसको हम कहते हैं महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, यही टॉपिक चल रहा था बेटा। और इस टॉपिक के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया था कि ये महान्यायवादी की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 और आर्टिकल 76 में है, बता दिया था। इनकी नियुक्ति के बारे में बता दिया था, ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा। उसके बाद मैंने सारा आपको इनका कार्यकाल बता दिया था कि कार्यकाल क्या होगा, ये त्यागपत्र किसको देते हैं, ठीक है। जो जो बता दिया है उसका मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा रही हूं। तो इनका कार्यकाल, इनकी नियुक्ति, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इनका वेतन मैंने आपको बता दिया था, मींस सैलरी, कि इनकी सैलरी कहां से मिलती है, कौन इस सैलरी या वेतन का निर्धारण करता है, कल की क्लास में ही हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ थे, MC सीतलवाड़, ठीक है, ये भी मैंने फैक्ट आपको लिखवा दिया था। उसके बाद मैंने लास्ट में जो आपको बताई थी वो बताई थी योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस। और बेटा मैंने आपको बताया था एक महान्यायवादी बनने के लिए वही क्वालिफिकेशंस, वही योग्यताएं चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की होती हैं। तो इनकी योग्यताएं वही होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज में होती हैं। ये मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए रिवाइज करा रही हूं क्योंकि कल मैं ये सब पढ़ा चुकी हूं। मैंने बताया था कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। मैंने बताया था कि 10 साल का उसको जो है एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो नहीं है तो 5 साल का जज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो भी नहीं है तो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए। ये मैंने यहां तक आपको क्वालिफिकेशंस तक आपको पढ़ाया था। आज मैं पढ़ाऊंगी कि महान्यायवादी के कार्य क्या होते हैं और महान्यायवादी के जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले मैं जो बच्चे जुड़ चुके हैं जैसे रंगीला हैं, प्रीति, विवेक, ब्रजेश, राहुल, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। दिलीप गुड आफ्टरनून, चेतन गुड आफ्टरनून, आनंद नमस्ते। चलिए, जितने बच्चों के नाम मैं दे सकती थी मैंने ले लिए हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा नाम क्यों नहीं लिया है, क्योंकि मेरी पर्सनल किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। टाइम खराब होता है बस इसके लिए बच्चा आगे देखिए। अगर हम बात करते हैं तो बेटा आपको चीज ध्यान रखनी है कि अटॉर्नी जनरल की अगर हम बात करेंगे तो इनका कार्य, ठीक है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि आप महान्यायवादी को क्या कह सकते हैं। इसके कार्यों से आप इनके जो महान्यायवादी होते हैं इनके कार्यों से आप ये कह सकते हैं कि ये केंद्र सरकार का वकील होते हैं, केंद्र सरकार के वकील, यानी कि एडवोकेट आप कह सकते हो। जैसे एक एडवोकेट आपके केसेस को सॉल्व करता है ऐसे ही ये महान्यायवादी केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के केस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एडवोकेट आप इनको कह सकते हो, एडवोकेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के वकील। अभी आपको पता चल जाएगा कैसे। देखो, अगर आपके ऊपर कोई लीगल चार्जेस लग जाते हैं, कोई कानूनी मामले में आप फंस जाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबको तो नहीं पता होता है
कि हमें कौन से लॉज हमारे होंगे या हमें क्या सजा मिलेगी, तो हम क्या करते हैं, अपने केसेस को लेकर किसी एडवोकेट के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि एडवोकेट ने आपकी पढ़ाई की हुई है लॉ से रिलेटेड, उसको पता है कानून क्या होता है, कानून की जो आपकी सजा है उनसे कैसे बचा जा सकता है अगर आप बेगुनाह हैं तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से आप लीगल मैटर्स में फंसते हैं, जिस तरीके से आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं, वैसे ही बेटा आपको ध्यान रखना है कि सेम वैसे ही आपकी केंद्र सरकार के भी कानूनी मामले होते हैं। तो ये पहला काम क्या करता है, लिखिएगा, कानूनी मामलों पर, कानूनी या विधिक, कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, कानूनी या विधिक मामलों पर, विधिक मामलों यानी कि लीगल मैटर्स, कानूनी या विधिक मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह, केंद्र सरकार को सलाह देना, केंद्र सरकार को सलाह देना, सलाह यानी कि एडवाइस, ये आपका एडवाइस देता है, सलाह देना। तो आपका एडवोकेट भी तो आपको बेटा एडवाइस देता है कि आप ऐसा कर लो तो आप इस केस से बच सकते हो, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, लीगल मैटर्स पे क्या करता है, केंद्र सरकार को एडवाइस देता है। दूसरा काम ये क्या करते हैं, दूसरा काम ये क्या करते हैं वो भी लिख लीजिए। दूसरा काम इनका होता है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार का, ऐसे लिखेंगे, केंद्र सरकार का उच्चतम एवं, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायालय में, केंद्र सरकार का उच्चतम एवं उच्च न्यायालय में पक्ष यानी कि फेवर, पक्ष रखते हैं, पक्ष रखते हैं। ठीक है, उनका फेवर करना, उनका पक्ष रखना बेटा, ये भी इन्हीं का काम होता है। क्लियर है? आगे देखिए, और इसको और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित केंद्र सरकार के, केंद्र सरकार से संबंधित, ऐसे लिखना, सॉरी, केंद्र सरकार से संबंधित मामलों की पैरवी का अधिकार, का अधिकार इनको होता है, इनको होता है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों ही कोर्ट्स में जा सकते हैं, फेवर रखेंगे, उनके केसेस की जो हेयरिंग होती है, सुनवाई, पैरवी नहीं समझ आ रहा तो सुनवाई का अधिकार, हियरिंग्स का राइट इनको होता है, सुनवाई, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हो, हियरिंग्स, इनको आपकी केंद्र सरकार के मामलों से संबंधित सभी हियरिंग का राइट होता है, ये किसी भी हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उच्च न्यायालय कितने हैं नरेश कुमार? 25 हाई कोर्ट्स है बेटा, आपके 25 हाई कोर्ट्स हैं, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दोनों जगह पर जब ये सुनवाई करेंगे तो भाई केंद्र सरकार का ही पक्ष रखेंगे, केंद्र सरकार किसी लीगल मैटर में फंसेगी तो उसको बचाएंगे। तो ये सारे काम आपके लिए कौन करता है? मैम हमारा एडवोकेट करेगा। तो आपकी केंद्र सरकार के एडवोकेट ये होते हैं। तो इसीलिए इनके बारे में एक चीज कही जाती है जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा दूं, इसीलिए इनके बारे में एक चीज कही जाती है कि ये केंद्र सरकार के, ध्यान से सुनना, केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी,
केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी यही होते हैं, विधिक अधिकारी। लिखिएगा, केंद्र सरकार के सर्वोच्च विधिक अधिकारी, ठीक है, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, हाईएस्ट लीगल ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यही होते हैं, ठीक है, यही होते हैं बेटा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके ये जो अधिकारी हैं ये आपको, मैम ये निजी मुकदमा भी लड़ सकते हैं, रोमिल आ रही हूं आपके पॉइंट पे, ठीक है। तो बेटा ये इनके कार्य होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, ये मैं आपको ऑलरेडी कल की क्लास में बता चुकी हूं कि कार्यकाल जो होता है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के काम पर जो है निर्भर करता है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी तब तक ये भी रहेंगे। कैसे लिखवाते हैं मैम, नहीं पता चलता, नहीं पता चलता है तो भैया बड़ा जो है शॉकिंग बात है। अगर आप चाहे तो इस पॉइंट को ऊपर लिख सकते हैं, चाहे तो नीचे लिख सकते हैं। इस पॉइंट से इसका कोई लिंक तो है नहीं, ये इसलिए लिखवा दिया है ऊपर ये 2 लाइन ताकि आपको याद रहे एक लाइन में कि आखिर ये होते कौन हैं। इसको केवल इसलिए ऊपर लिखवा दिया है विनेश कुमार जी। आप लोगों की पता दिक्कत क्या है, आप छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करते हो, जिस पे रिएक्ट करना है उस पे भी, जिस पे नहीं करना है उस पे भी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये लाइन उठा के नीचे लिख दोगे तो कुछ तूफान आ जाएगा, नहीं, कोई तूफान नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऊपर इसलिए बाद में लिखा गया है क्योंकि जब तक मैं ये नहीं समझाती, ये लाइन यहां पे लिखती तो उसका कोई मतलब नहीं था। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना कि ये लिख दिया मैंने, उसके बाद आप इसको लिख लो, या फिर ये लिख के उसको लिख दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। सेवक कुमार जी, मैंने आपकी चीजें टेक्निकल टीम को फॉरवर्ड की थी, अगर नहीं हुआ है तो मैं आज उनसे डायरेक्टली, क्योंकि इस टाइम मैं ऑफिस में हूं, तो उनसे मैं इस बारे में बात करती हूँ कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए, तो आपको ध्यान रखना है कि ये इनका काम होता है। आगे आपको ध्यान रखना है कि और भी कोई काम जो राष्ट्रपति इनको देंगे वो भी बेटा ये करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति तो क्या क्या काम है, कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना, दूसरा केंद्र सरकार के आपके जो केंद्र सरकार का उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में पक्ष रखना, केंद्र सरकार के जो भी केसेस होते हैं, जो भी मामले, जो भी मैटर्स होते हैं, उनके लिए ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स भी कर सकते हैं, इनको अधिकार होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या होता है, इनको अधिकार होता है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि ये क्या होते हैं। इतना आपका आज का है, बाकी मैं कल सारी चीजें आपको पढ़ा चुकी हूं। क्लियर है बेटा। मैडम जी केंद्र सरकार बदलने पर ये भी बदल जाएंगे जी, भोपाल सिंह जी, मैंने कल भी बताया था कि केंद्र सरकार अगर चेंज होगी तो ये भी चेंज होते हैं, क्योंकि इनकी अपॉइंटमेंट केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर ही होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। मैम सक्री क्या होता है, सक्री, तलेश्वर कुमार मैं नहीं समझ पा रही, सक्री मतलब, आई एम रियली सॉरी, आपकी भाषा नहीं समझ पा रही हूं मैं, सक्री मतलब नहीं समझ पा रही हूं आप क्या लिख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, कुछ बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चलो, कार्य बता दिए मैंने आपको, अब आपको इनके बारे में एक आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल 88, आर्टिकल 88, इसमें आपको लिखना है महान्यायवादी के अधिकार, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, क्या लिखना है, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, राइट्स ऑफ अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी के अधिकार, ठीक है। अखिलेश, कल इस प्रश्न का उत्तर दे चुकी हूं मैं आपको कि महान्यायवादी पर महाभियोग लग सकता है। मैंने कल ही बताया था कि महान्यायवादी को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है,
और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के कहने पर ही अपॉइंट करते हैं और उनके कहने पर ही इनको हटाते हैं। और इसलिए मैंने लिखवाया था कि महान्यायवादी भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, क्योंकि वही उनको हटा रहे हैं और वही उनको अपॉइंट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वोट देने का अधिकार नहीं होता, अश्विनी शर्मा ने लिख के भेज दिया है। अच्छा, आचार संहिता क्या होती है बताऊंगी जब इलेक्शन कमीशन पढ़ाऊंगी। पैरवी का मतलब होता है कि उनके केस की, उनके मामलों की सुनवाई करना। मैंने साधारण शब्दों में भी लिख दिया है, मैं पैरवी शब्द को यहां से हटा ही देती हूं, नहीं तो भाई आप जो है ये पैरवी का मतलब होता है इनका पक्ष रखना, इनके मामलों की सुनवाई करना, पर मैं इसको हटा ही देती हूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे। यहां लिख लीजिएगा, केंद्र सरकार से संबंधित मामलों की सुनवाई का अधिकार, की सुनवाई का अधिकार, सुनवाई लिख लो, सुनवाई का अधिकार इनको होता है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में। ठीक है, अब ठीक है आगे। महान्यायवादी का अधिकार क्या होता है, तो ध्यान रखना महान्यायवादी को इस आर्टिकल में अधिकार दिया गया है कि महान्यायवादी संसद की, संसद यानी कि पार्लियामेंट, महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं। भाग का मतलब है यहां पर पार्टिसिपेट, मैं लिख देती हूं, पार्टिसिपेट इन मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, इन मीटिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, ऑफ पार्लियामेंट, भाग ले सकते हैं। चर्चा या बहस यानी कि डिस्कशन, चर्चा या बहस डिस्कशन कर सकते हैं। ये इनको अधिकार है कि ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, उसके सदस्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये आपको ध्यान रखना है कि आपके जो महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल हैं, ये आपके पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अधिकार होता है कि ये उसकी जो मीटिंग्स होती हैं, जो बैठकें होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनमें आपका डिस्कशन यानी कि चर्चा या बहस भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहां लिख रही हूं मैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। लेकिन मतदान यानी कि वोटिंग, लेकिन वोटिंग यानी कि मतदान नहीं कर सकते, नहीं कर सकते क्योंकि, कर सकते क्योंकि, क्योंकि संसद के सदस्य, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में से, क्योंकि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा या राज्यसभा, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के, किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते, सदस्य नहीं होते। और वोटिंग का राइट बेटा उसी को होता है जो आपका मेंबर होता है, क्योंकि ये मेंबर तो है नहीं, इसलिए इन्हें राइट ऑफ वोटिंग मतलब मतदान का अधिकार हाउस के अंदर नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अनीश, आप ही की ये प्रॉब्लम हो रही है, आप चेक कीजिए, क्योंकि जनरली किसी बच्चे की ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद
आगे देखना बच्चा, यहाँ पर 88 आर्टिकल हो गया। अब आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो बच्चे का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन अब मैं उस बच्चे के प्रश्न का उत्तर दे रही हूं। महान्यायवादी पर प्रतिबंध, और प्रतिबंध की कब बात हो रही है? सेवानिवृत्ति के पश्चात। सेवानिवृत्ति के पश्चात, सेवानिवृत्ति का मतलब है आफ्टर रिटायरमेंट। तो क्या लिखेंगे? रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटॉर्नी जनरल, रिस्ट्रिक्शंस ऑन अटॉर्नी जनरल लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, आफ्टर रिटायरमेंट। क्लियर है कि जब इनकी जॉब से जब इनको रिटायर कर दिया जाता है तो इन पर क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, क्या क्या प्रतिबंध होते हैं। तो पहले प्रतिबंध सुन लो। पहली बात तो आप ध्यान रखना है कि इन पर प्रतिबंध होता है कि केंद्र सरकार के खिलाफ या कह सकते हैं विरुद्ध, वर्ड यूज करेंगे विरुद्ध तो ज्यादा अच्छा लगेगा। केंद्र सरकार के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट, केंद्र सरकार के विरुद्ध किसी को भी सलाह नहीं दे सकते, किसी को भी सलाह यानी कि एडवाइस, ठीक है, किसी को भी सलाह नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, मतलब आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, एम्प्लॉय तो नहीं कहेंगे कि अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, आप रिटायर हो गए तो आप केंद्र सरकार के अगेंस्ट किसी को एडवाइस दो, नहीं, आप नहीं दे सकते, यह आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, दूसरा रिस्ट्रिक्शन क्या होगा? ये तो पहला रिस्ट्रिक्शन है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन होता है केंद्र सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते, ये भी इन पर रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं लड़ सकते। लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ साथ बेटा इनको एक फ्रीडम होती है, एक स्वतंत्रता होती है। आप इसको फ्रीडम की जगह लिखो कि इनको एक अधिकार है, एक राइट दिया गया है, और ये भी आफ्टर रिटायरमेंट इनको दिया गया है। और वो क्या है जो बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के पूर्णकालिक यानी कि फुल टेन्योर, पूर्णकालिक सदस्य नहीं होते। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझना। जैसे आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको बोला जाता है कि अगर आप रिटायर हो जाओगे तो फिर आप जो है कहीं पर भी एडवोकेसी या वकालत नहीं कर सकते, लेकिन इनसे बोला जाता है कि आप कर सकते हो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पूर्णकालिक यानी कि फुल टेन्योर अधिकारी, सदस्य की जगह लिखेंगे अधिकारी, यहां सदस्य की जगह एक वर्ड ऐड कर दीजिए अधिकारी, क्योंकि ये केंद्र सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी यानी कि ऑफिसर नहीं होते। मैम पूर्णकालिक मतलब, ठीक है, केंद्र सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होते। ये निजी प्रैक्टिस, अच्छा यहां सरकार लिखना रह गया है, एक मिनट, केंद्र सरकार के विरुद्ध ऐड कर दीजिएगा इसको बेटा। केंद्र सरकार के विरुद्ध केस नहीं लड़ सकते, ये निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि केंद्र सरकार के पूर्णकालिक अधिकारी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि बेटा इनका कोई टेन्योर,
ध्यान से सुनो। कलेश्वर कुमार जी रुक जाइए, इतना कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हैं आप? वेट कीजिए, टीचर को बोलने के बाद उसको बोलने का मौका दीजिए प्लीज। 1 मिनट, मैं पहले जो समझा रही हूं उसको तो समझ लीजिए। ये निजी प्रैक्टिस क्यों कर सकते हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं करते हैं मैम? क्योंकि बेटा उनका एक टेन्योर फिक्स किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, उन्होंने टेन्योर फिक्स कर दिया है यहां पर। तो आपको मैं बता दूं कि उनका टेन्योर होता है 65 इयर्स की जब एज होगी तब वो रिटायर होंगे, ठीक है, तब वो रिटायर होंगे। तो आपको मैं ये बता दूं यहां पर कि तब वो रिटायर होंगे, तो उसका मतलब है कि उनका कार्यकाल निश्चित है, लेकिन इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक कर दिया, ये लीजिए। अब आगे सुनिए। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैम अगर सलाह दे दिया तो इन पे फिर कार्यवाही होगी, क्योंकि इनको ये पता होता है कि ये रिटायर हो जाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप जिस गवर्नमेंट के लिए काम कर चुके फिर आप उसी के खिलाफ जाकर काम करने लगे, तो ये गलत है। तो इन पर कार्यवाही होगी। आपके प्रश्न का उत्तर, ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर है कि इन पे कार्यवाही की जाएगी अगर ये किसी भी केस के मतलब केंद्र सरकार के खिलाफ किसी को एडवाइस देते हैं या उसका केस लड़ते हैं, तो इन पर कार्यवाही होगी, क्योंकि इनको साफ साफ बता दिया जाता है कि ये आपके प्रतिबंध हैं, ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस हैं और आपको इन्हें फॉलो करना होगा। और एक अधिकार दिया जाता है कि आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है, इसलिए। रिटायरमेंट से पहले निजी केस लड़ सकते हैं? नहीं। अरविंद कुमार जी नहीं, ठीक है। ये महान्यायवादी, उनके कार्य और उनके अधिकार। अब आपने एक वर्ड और सुना होगा, सॉलिसिटर जनरल। किस किसने सुना है? सॉलिसिटर जनरल। इसको अगर मैं एक ऐसे भी लिख दूं ना तो एक ही बात है, हिंदी इंग्लिश सेम रहती है, सॉलिसिटर जनरल। ये वर्ड सुना है बेटा, सॉलिसिटर जनरल? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनिएगा। सॉलिसिटर जनरल की जब हम बात करते हैं, सॉलिसिटर जनरल जब हम इनकी बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल की, तो इनके बारे में लिखना कि ये संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है, यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, गैर संवैधानिक पद है, यानी संविधान के बारे में इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। क्लियर है? आगे इनकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति इनकी नियुक्ति केवल राष्ट्रपति केवल महान्यायवादी को उसके कार्यों में मदद करने के लिए की जाती है। यानी आपके जो अटॉर्नी जनरल होते हैं एज अ असिस्टेंट उनके लिए ये काम करते हैं और इन्हीं को हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ये कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है, बल्कि ये केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति के लिए सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की जो है हेल्प है, जो कार्यों में मदद है, केवल उसके लिए। ये आपको ध्यान रखना है।
ठीक, तो ये आपका महान्यायवादी, यानी कि आज आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव खत्म हो चुकी है और आप एक हेडिंग देंगे सबसे पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। और राज्य कार्यपालिका की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले, ठीक है, राज्य कार्यपालिका की जब हम बात करेंगे तो इसमें हम सबसे पहले नंबर पर पढ़ेंगे राज्यपाल, जो आपका चैप्टर है गवर्नर। फिर बेटा राज्यपाल के बाद हम पढ़ेंगे मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, और साथ में ही हम पढ़ लेंगे मुख्यमंत्री। और उसके बाद में, क्योंकि दोनों को साथ पढ़ेंगे, और उसके बाद में हम यहां पढ़ेंगे महाधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट जनरल। ये आपके इस यूनिट के अंदर आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो संघीय कार्यपालिका के बाद आपकी नेक्स्ट है राज्य कार्यपालिका, और राज्य कार्यपालिका के पहले चैप्टर का नाम लिखिएगा यहां पर, जिसको हम कहते हैं राज्यपाल, जिसको हम कहते हैं गवर्नर। और जब हम गवर्नर को पढ़ेंगे तो हमारा पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये संविधान के किस पार्ट यानी कि किस भाग में है। तो भाग 6 लिखना और आर्टिकल 153 से लेकर 162 लिखना। आर्टिकल 153 से लेकर 162 मैंने बता दिया है कि सॉलिसिटर जनरल शिवा केवल और केवल महान्यायवादी के कार्यों में हेल्प करने के लिए आपके नियुक्त किए जाते हैं। और अगर आप और इसके बारे में जानना चाहते हैं तो लिख लेना कि ये भी आपके विधिक अधिकारी ही होते हैं। विधिक अधिकारी ये भी बेटा लीगल ऑफिसर होते हैं। कुछ बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं तो ये भी लीगल ऑफिसर ही होते हैं, लेकिन संविधान में इनके बारे में बात नहीं की गई है, इनके बारे में संविधान में नहीं बोला गया है। ये आपके केवल एज अ असिस्टेंट, जैसे हम कहते हैं ना सहायक के रूप में काम करना, तो महान्यायवादी के सहायक को ही कहा जाता है बेटा सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे एक बच्चा कह रहा है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है। तो फिर अब आपने क्वेश्चन पूछा है तो मैं इसको नोट डाल के एक बॉक्स में बंद कर देती हूं, नहीं तो फिर कमेंट आने लग जाएंगे कि आपको नोट्स बनवाना नहीं आता। मैम नोट डाल के लिख लेना, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, चलिए बताइए कौन है। ये तो आपको भी पता होना चाहिए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी। देखते हैं कौन कौन इस प्रश्न का उत्तर जानता है, बताइए जल्दी से। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन होते हैं, बताओ जल्दी से, आपके कमेंट का वेट कर रही हूं। बताइए जल्दी से। चलिए आंसर आ गया है मैम, गिरीश चंद्र मुर्मू, वी रमणी, आर वेंकट रमणी। मनीष का आंसर सही है, क्या है? आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। बहुत बढ़िया लिख दिया है। आर वेंकट रमणी आपके इस समय महान्यायवादी हैं। अब आपके प्रश्न पूरे हो गए हों तो अब हम चलते हैं राज्यपाल गवर्नर की तरफ। और गवर्नर में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले आपको एक आर्टिकल याद रखना है और उस आर्टिकल का नाम है कि आप जो है इसके बारे में अगर आप बात करेंगे, ठीक है, के वेणुगोपाल नहीं है बेटा, अब आपके आर वेंकट रमणी हैं, वो नहीं है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मैम ये अपनी मर्जी से हट सकते हैं, वैसे इन कोई रिटायरमेंट होता है। कृष्णकांत गुज्जर जी किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू नहीं है बेटा, आर वेंकट रमनी, ठीक कर लीजिएगा। चलो अब हम सबसे पहले गवर्नर में पढ़ेंगे आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 की अगर मैं आपसे बात करूंगी तो आर्टिकल 153 आपको गवर्नर के बारे में बताएगा कि इनकी नियुक्ति होती है ना, या फिर इनको नॉमिनेट किया जाता है, या इनका इलेक्शन होता है। मोहम्मद सैफ कह रहे हैं मैम ये आईएएस या आईपीएस होता है क्या? मोहम्मद सैफ जी मैंने आपको बताया कि जिसके पास में सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता होगी वो महान्यायवादी होगा, और आईएएस और आईपीएस की आप बात कर रहे हैं। बेटा ध्यान से सुन लिया करो कि टीचर ने क्या बोला, तभी तो मैं कह रही हूं कि कमेंट्स पे कम ध्यान दिया करो, कमेंट्स पर कम ध्यान दिया करो और ज्यादा ध्यान दिया करो कि टीचर क्या बोल रहा है, ये बहुत मायने रखता है। मंत्री परिषद पढ़ चुके हैं, फिर कैसे है, कैसा है? ज्योति जी स्टेट वाली कहां पढ़ी है आपने? ठीक है, स्टेट वाली कहां पढ़ी है आपने? एक मिनट, चलो चलो आप ध्यान से सुनो। चलिए अब मैं नो कमेंट्स, नो मोर कमेंट्स। 153 आर्टिकल कहता है राज्यपाल की नियुक्ति। तो आप अब समझ ही गए होंगे कि राज्यपाल अपॉइंट होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, ब्रैकेट में लिख लेना, केंद्र सरकार की सलाह पर, केंद्र सरकार की सलाह पर। इंग्लिश में लिखो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नहीं सॉरी यही होता है कमेंट्स लेने पे। एक मिनट इसको ठीक करना, इसमें नियुक्ति नहीं है, एक मिनट रुक जाइएगा, ऐसे लिखना। इसमें आर्टिकल 153 में कहा गया है कि एक राज्य के लिए, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह है आर्टिकल 153 में। 155 में अपॉइंटमेंट, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 इस चीज को कहता है। तो क्या कह रहा है? वन गवर्नर फॉर वन स्टेट, फॉर वन स्टेट, एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, यह आर्टिकल 153 कहता है। लेकिन आपको एक और चीज मैं बता दूं कि ये कहने का मतलब है कि यूपी है तो यूपी के लिए एक गवर्नर, एमपी है तो एमपी के लिए एक गवर्नर। लेकिन आगे चलकर बेटा जी इस आर्टिकल में अमेंडमेंट हुआ, आगे चलकर इस आर्टिकल के अंदर ही इस आर्टिकल के अंदर 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन यानी 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1956 में हुआ। कौन से नंबर का अमेंडमेंट? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 1956 में हुआ। और यहां पे क्या बोला अभी बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। पहले ये तो सुन लो कि राज्यपाल होते कहां पर हैं, ये होते कौन है ये भी लिखवा दूंगी। मुझे बिल्कुल भी आप लोग बोलने का मौका नहीं देते अगर मैं सिर्फ कमेंट पढ़ती, इसलिए मैं इग्नोर करती हूं और आप फिर गुस्सा भी हो जाते हो। 7वां संविधान संशोधन 1956। बेटा आपको पता है इस संशोधन को करके क्या कहा गया? कहा गया कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 और मोर देन 2, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक राज्यों का
एक राज्यपाल हो सकता है। कि ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के लिए केवल एक ही गवर्नर हो, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि 2 स्टेट के लिए हम एक गवर्नर बना दें। और ये किस में कहा गया था? तो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में अमेंडमेंट करके कह दिया गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल भी हो सकता है। यानी कि हम यूपी बिहार का एक गवर्नर या यूपी बिहार एमपी का एक गवर्नर ऐसे भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि एक राज्य है तो एक ही राज्यपाल होना चाहिए, एक राज्यपाल 2-3 स्टेट का भी हो सकता है। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। ठीक है, आगे सुनिए। अब ये जो गवर्नर होते हैं, आखिर ये होते कौन हैं? तो ध्यान रखना, आप एक लाइन लिखना, आपको खुद सारी बातें समझ में आ जाएंगी। राज्यपाल राज्यों में राज्यपाल राज्यों में उसी तरह कार्य करते हैं जैसे राष्ट्रपति केंद्र में करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति सेंटर में होते हैं और ये स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो ये बताया था मैंने आपको। ठीक, आगे देखना। अगर हम बात करते हैं आगे, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो राज्यपाल होते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के बारे में हमने लिखा था कि संघीय कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे? राज्य कार्यपालिका यानी कि स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक या नाम मात्र के प्रमुख। यानी कि आप लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। अब आपको मैंने लिखवाया था कि फिर राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, बताओ जल्दी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कौन हो सकते हैं? राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान, रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव। अगर दिमाग लगाओगे तो आंसर बिल्कुल सही कर दोगे, एग्जीक्यूटिव। और अभी मैं तुम्हारे लिए आसान करूंगी जब तुम इस प्रश्न का उत्तर बता दोगे कि देखो सेंटर और स्टेट में क्या अंतर होता है। जल्दी बताइए, रियल हेड ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होंगे? जल्दी बताओ इस प्रश्न का उत्तर। और फिर तुम्हें साइड में ना आज एक बॉक्स बना के एक बहुत इजी ट्रिक दूंगी जिससे तुम सेंटर स्टेट में कंपेयर कर पाओगे चीजों को कि बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सीएम होते हैं। कौन होंगे? आंसर क्या होगा इसका, इस प्रश्न का? क्योंकि ये तो संवैधानिक या नाम मात्र के हैं। रियल हेड होते हैं चीफ मिनिस्टर। वेरी गुड बच्चों, मुझे यही उम्मीद थी आप लोगों से। मुख्यमंत्री, अब देखना जरा, यहां पे ध्यान से सुनना। एक बॉक्स बनाऊंगी मैं और इस बॉक्स में आपके लिए बताऊंगी कि सेंटर में क्या होता है और स्टेट में क्या होता है। देखो, सेंटर में आपके राष्ट्रपति होंगे, सेंटर में बेटा प्रधानमंत्री होंगे, सेंटर में आपकी संघीय मंत्री परिषद होगी,
संघीय मंत्री परिषद। सेंटर में बेटा आपके महान्यायवादी होंगे, महान्यायवादी। अब देखना स्टेट में क्या होता है। स्टेट में राष्ट्रपति की जगह होते हैं राज्यपाल, प्रधानमंत्री की जगह होते हैं मुख्यमंत्री, संघीय मंत्री परिषद की जगह राज्य मंत्री परिषद, और बेटा जी महान्यायवादी की जगह यहां होते हैं महाधिवक्ता। अब ये टेबल आपको बहुत इजी कर देगी चीजों को। जिनको नहीं समझ में आ रहा था अब उन्हें भी समझ में आ जाएगा कि सेंटर में किसकी जगह कौन होता है। राष्ट्रपति राज्यपाल की तरह होते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह होते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की तरह, संघीय मंत्री परिषद की तरह आपकी राज्य मंत्री परिषद होती है, और महाधिवक्ता महान्यायवादी की तरह होते हैं। ये आपके दोनों आपके मैंने कंपेयर कर दिए यहां पर। ठीक है, तो वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है। वहां पे वास्तविक प्रधान कौन था? वहां पे थे आपके प्रधानमंत्री। एक आर्टिकल ध्यान रखना, आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1, जो वहां पर आर्टिकल 53 में था वो यहां पे आर्टिकल 154 के सब क्लॉज 1 में है। क्या कह रहा है? राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की सभी कार्यपालिका शक्तियां, ऐसा लगेगा आपका रिवीजन चल रहा है, शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, राज्यपाल में निहित होंगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ये सेम लाइन आपने लिखी थी आर्टिकल 53 में राष्ट्रपति में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करें तो इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, लिखना जरा। ऑल स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर्स vested in governor used by him or by subordinate officers, ये आपका आर्टिकल 154 का सब क्लॉज 1। और यहां पर भी सबऑर्डिनेट ऑफिसर का मतलब होगा स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जैसे वहां पे मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सहायता सलाह देती है, यहां पर राज्य मंत्री परिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी। लेकिन इस आर्टिकल में मंत्री परिषद शब्द का नहीं, अधीनस्थ अधिकारी सबऑर्डिनेट ऑफिसर वर्ड का यूज होगा। आप देखेंगे कि पूरा रिवीजन होता है कुछ डिफरेंसेस के साथ। आगे लास्ट आर्टिकल हम लिखेंगे आर्टिकल 155, लिखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, लिखिएगा राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सलाह पर, यानी कि जिस व्यक्ति को केंद्र सरकार कहेगी
राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति को आपकी केंद्र सरकार कहेगी कि इसको राज्यपाल बनाओ, राष्ट्रपति उसी को ही राज्यपाल बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा लेकिन केंद्र सरकार की सलाह पर की जाती है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। इनकी नियुक्ति भले ही केंद्र सरकार कराती है, लेकिन एक चीज लिख लेना कि राज्यपाल का पद स्वतंत्र संवैधानिक पद है। स्वतंत्र संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्वतंत्र संवैधानिक पद है। यानी कि आप लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ गवर्नर। राज्यपाल का ये जो पद है ये स्वतंत्र होता है। ऐसा नहीं कि नियुक्ति केंद्र सरकार करा रही है तो ये उसके अंडर होंगे, उसके अधीन होंगे, नहीं। इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से इनको अपने कार्य करने के अधिकार होते हैं। आगे आप लिख सकते हैं जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, जो ना तो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है और ना ही उसके अधीन, ये मैंने लिखवा दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें हम करेंगे अगली क्लास में आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सचिन। सेवक कुमार जी पीछे अब आप लिख लेना, बाद में ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी, तब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आज बेटा इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।